कराम और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़, मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बलीज़, तमाम साथी मौजूद हैं। खालिद भाई का ये अपना घर है मुज़फ़्फ़राबाद, चूँकि आप जो मुज़फ़्फ़राबाद की प्रेस हैं इस बात से बाखूबी वाक़िफ़ हैं कि उनकी जो रूहानी वाबस्तगी है या रूहानी तकमील है इस मुज़फ़्फ़राबाद के साथ जुड़ी हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि जो रूहानी रिश्ते होते हैं, ये जो रूहानी बालिदगी है वो बड़ा मतलब मैटर करती है। लेकिन मैं ज़्यादा आपको इस वक्त तसव्वुफ़ की उन बातों में नहीं ले जाऊँगा, वो किसी और मौका पे, चूँकि आज आपको वो इंतज़ार भी करना पड़ा। तो इस मौका पे मैं ये चाहूँगा कि खालिद भाई के हवाले से कि खालिद भाई का वहाँ से आना, ये अपने घर में गुज़श्ता दिनों आपने देखा था कि मैं खालिद भाई और हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान, वो हमारे भाई, हमने तीनों ने अनाउंसमेंट ये की थी कि हम एक दूसरे को अपने अपने दारुल हुकूमतों में, अगरचे ये दारुल हुकूमत एक दूसरे के नहीं, ये खालिद भाई की अपना, मुज़फ़्फ़राबाद इनका अपना है, पूरा आज़ाद कश्मीर इनका अपना, और जीबी हमारा अपना है, पूरा पाकिस्तान हमारा अपना है। हमने ये कहा था कि यहाँ जीबी हाउस बनाने के लिए इनको जगह हम ऑफ़र करेंगे और ये जीबी में हमें जगह देंगे, और ये ऑफ़र नहीं करेंगे बल्कि बनाई जाएंगी। उसका मैं आज भी आपके सामने दोबारा इयादा ये करना चाहूँगा कि हमने अपने भाई को जो ऑफ़र की हुई है, अब ये जो रूहानी रिश्ते थे, कोई हम एक दूसरे के पीर नहीं है, मैं रूहानी रिश्ते तो वो जगहों के साथ थे, लेकिन वो रूहानी रिश्ते जो जगहों के साथ थे वो अब बढ़ के, मैं समझता हूँ कि उस तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो भी ऐसा कदम होता है वो ममलिकत इत्तेहाद पाकिस्तान की मजबूती और उसके आगे बढ़ने के सफ़र में मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें संग मील का हैसियत रखती हैं। अल्लाह पाक के फजल व करम से हम अपने मुल्क पे, पाकिस्तान पे ईमान रखते हैं, और पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की बका के ऊपर हम जो नज़रिया रखते हैं और ये यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ अगर कोई मैली आँख से देखेगा तो वो आँख हम निकालना जानते हैं। पाकिस्तान मैशत इलाही है और पाकिस्तान दुनिया की हर मज़लूम कौम की तवज्जो का मरकज़। आप बेहतर जानते हैं, साफ़ी हज़रात, चूँकि बुनियादी तौर पे आप हमसे ज़्यादा आगाही रखते हैं कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे मज़लूमियत है, और वो मज़लूमियत किसी ख़ास मज़हब के साथ जुड़ी हुई नहीं है। कई जगहों पे लोग मुसलमान नहीं भी हैं, लेकिन वो किसी ऐसी ताकत की चक्की में पिस रहे कि वो आज़ादी मांग रहे हैं, वो अपना हक़ मांग रहे हैं, तो उनको दबाया जाता है। लेकिन ये भी एक दुनिया में हकीकत है कि मुसलमानों के साथ जो सलूक रखा जा रहा है पूरी दुनिया में, वो डिस्क्रिमिनेटरी भी है और उसको हमारे मज़हब के साथ जोड़ा जाता है। उस हवाले से हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर और ख़ुसूसी तौर पे कायदे पाकिस्तान, चेयरमैन तहरीक पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जिस बबंगे दोल अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा, रियासत मुत्तहिदा अमरीका और उनके जो दुम छल्ले वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो उनकी एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, लेकिन उनको कश्मीर का जुल्म नहीं नज़र आता, उनको ये मज़लूम कश्मीरी नज़र नहीं आते, उनको किसी और दूसरे खित्ते के अंदर फ़लस्तीनी पिसते हुए बैतुल मुक़द्दस में नमाजियों के ऊपर होने वाली फायरिंगें, नमाजियों के ऊपर होने वाली शेलिंगें नज़र नहीं आती। तो ये हमारे मज़हब के साथ जोड़ी जाती है चीज़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्रेडिट हमें मानना होगा कि कायदे पाकिस्तान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को जाता है कि उसने दुनिया को ये कहा कि अगर आप इसको मज़हब के साथ जोड़ेंगे, दहशतगर्दी को इसके साथ जोड़ेंगे, और ये चूँकि आप पीछे हिस्ट्री में जाइए, आज से 500 साल पहले जब दुनिया में ख़ुदकुशी या ख़ुदकुश हमलों का जब रवाज शुरू हुआ, तो ये ख़ुदकुश बम्बार कौन थे, ख़ुदकुश हमले करने वाले कौन थे और कौन सी कौमें कर रही थी। इसको इस्लाम के साथ जोड़ना, इसको मुसलमानों के साथ जोड़ना, मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। लेकिन किसी भी कौम को जब आप दीवार के साथ लगाएंगे, उसके तमाम हकूक़ सल्ब कर लेंगे, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा करता। दूसरा, जो क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, वो ये है कि आकाए इनामदार सालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नापाक जसारत और गुस्ताखी के हवाले से उन्होंने दुनिया को कहा
कि हम किसी को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वह हमारे नबी के हवाले से कोई ऐसी नापाक जसारत करे, कोई ऐसी हरकत करे। हमारा मज़हब हमें ये कहता है कि आप दूसरे के अदियान का एहतराम करें, और हम ये समझते हैं कि मुसलमानों ने आज तक जो मुसलमानों की तारीख़ है, मैं चंद मुस्तनियात या एक्सेप्शंस की बात नहीं करता, मुमकिन है किसी जगह पे कोई लाइल्मी में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान और कलमा तय्यबा पढ़ने वाले, अपने आका की तालीमात के ऊपर चलने वाले, दूसरे अदियान का एहतराम करते हैं, दूसरों के अकायद का एहतराम करते हैं, और उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मज़हब इस्लाम के अंदर भी दखल अंदाज़ी ना करें, हमारे ईमान और हमारे यकीन के मामलात में वो दखल अंदाज़ी ना करें, और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताही की जसारत का एक मुसलमान इसका ना सोच सकता है कि कोई ऐसी जसारत करेगा और फिर वो दुनिया में रहेगा। हम ये समझते हैं कि आपने ये देखा कि जिसने ऐसी कोशिश की और उसके लिए कई गाजी इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग दुनिया में आते हैं, और उन्होंने कई जगहों पे ऐसे अलम बुलंद किए हैं कि आका की शान में हम जसारत कोई भी हो, किसी हालत में भी हो, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये क्रेडिट इमरान खान को इसलिए जाता है कि उसने सबमिसिव खाम खा का सबमिसिव वाई, मतलब वह विदाउट एनी रीज़न सबमिसिव हो रहे खाम का किस बात पे भाई। तो उसने दुनिया को ये कहा कि ये काम मज़हब हमारे के साथ न जोड़ो। तो इस हवाले से मैं ये बात कर रहा था कि हमारे मुल्क को ये एहसास है, पाकिस्तान दुनिया जो है पाकिस्तान को मानती है। आइंदा आने वाले टाइम हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि दुनिया के फ़ैसले पाकिस्तान की हाँ और ना के साथ जुड़े हैं, और ये आपको पता है कि मेरे हर माफी ज़मीर का हिस्सा होता है। गलगित के हवाले से, गलगित के हमारे जो भाई, बल्तिस्तान के जो हमारे भाई इस वक्त सैलाब की ओलनाकियों और तबाहकारियों में वहाँ पे ज़्यादा गिजिंद पहुँची है। अगरचा आज़ाद कश्मीर में भी इस वक्त जो होने वाले नुकसानात हैं वो 3-4 अरब से ज़्यादा के नुकसानात हमारे पास जो इस वक्त तक की जो फिगर्स हैं, बहुत सारे इलाकों में आज़ाद गवर्नमेंट के इतने वसाइल ही नहीं हैं। आप ये देखिए कि जिस दिन यहाँ पे अभी बारिशें हुई उससे पहले हमारे यहाँ नुकसानात नहीं थे। हमारे SDMA के वज़ीर चौधरी अकबर इब्राहिम साहब, हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी और मेंबर कानून साज असम्बली पीर मजरुल हक साहब, आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट वाले जो चौधरी अख्तर साहब, ये तीनों हजरात बलूचिस्तान के अंदर मौजूद थे। बलूचिस्तान हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमारा दिल है, हम ये हमारा फ़र्ज़ बनता था हम वहाँ मौजूद होते। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर वफाक में बैठे हुए बेइस जो हैं उनको कौन तवज्जो दिलाए कि आप खुद, मैं ये कहूँगा कि प्रेस को ये तवज्जो मबजूल करानी चाहिए कि इस बेइसी में इस हद तक जाना। आज़ाद कश्मीर में अभी हालिया थोड़ा अर्सा पहले क्या यहाँ PMLN की हुकूमत नहीं थी? वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी? आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के ना वसाइल हैं, ना हमारे पास अहली हैं, ना कोई और दूसरे ज़राए हैं। बंदे कितने हैं SDMA में, टोटल टीमें कितनी हैं, हमारा रेस्क्यू का निज़ाम किस हद तक मरबूत है। आपके जो अजला है 4 से 4.5 घंटे की मुसाफत पे एक हल्का है, तो जिसमें कोटली जैसे हल्के 6 तहसीलें हैं कोटली ज़िला के अंदर। आप मुझे ये बताइए कि वफाक के, मैं ये समझता हूँ कि बेहिसी उससे आज़ाद कश्मीर के अवाम को तकलीफ़ हुई है, ठेस पहुँची है। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि आप पाकिस्तानी बने और ग्राउंड पे आएँ, ज़मीन पे आके पाकिस्तानी बन के सोचिए और ज़रा अपनी रूहानी तवज्जो को दाएं बाएं देखें। बहुत सारी चीज़ें और मुल्क पॉलिटिकल नज़रियात से मुबर्रा हुआ करता है। आपके अपने नज़रियात होंगे, दूसरों के अपने नज़रियात होंगे। पाकिस्तान में दर्जनों जमातें हैं, वो एक दूसरे के साथ सियासी इख्तलाफात रखा करती हैं, लेकिन जिस तरह मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हवाले से आप ये देखते हैं कि मैं हर तकरीर में ये कहता हूँ, हालांकि बीच में कोई लुच तलने वाले तला करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम कंधे के साथ कंधा मिला के बाहर निकलती है और दुनिया को ये बावर कराती है। ये 24 करोड़ कौम जब बाहर आती है कि दुनिया ये देखे कि ये सारे लोग क्यों बाहर आ गए, क्यों कंधे से कंधा, क्यों हाथों की जंजीर बना रहे हैं, क्यों इन पुलों के ऊपर मकबूजा कश्मीर की तरफ देखा जा रहा है। तो दुनिया को ये बताया जा रहा होता है कि दुनिया में एक अधूरा एजेंडा है। इस हिंदुस्तान के अंदर ये जो चिंगारी जो हिंदुस्तान लगाए बैठा है, सुलगाए बैठा है, ये सिर खुद नहीं जलेगा, दुनिया इसकी लपेट में आएगी। तो हम ये समझते हैं कि वो एक वक़ार होता है, शान होती है। तो वफा की गवर्नमेंट से हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी
लेकिन बेइज्जती की हिंता है कि वो कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, जूम कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे हैं कि ना नुकसान है या दसो जी सुनो। भाई मजाक बंद करें। इस वक्त तक आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को एक देला नहीं मिला। पेंशन हमने अपने वसाइल से की, डिस्पैरिटी अलाउंस हमने अपने वसाइल से किया, इंक्रीमेंट हमने अपने वसाइल से की। इस वक्त आके हमें पूछते, हमारे साथ बैठते, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म होता है, उसमें रियासतों के अंदर या सूबों के अंदर दूसरी पार्टियों की हुकूमतें हुआ करती हैं। सिंध के अंदर मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पिछले कई सालों से, तो ये पहले भी वफाक के अंदर, लेकिन इस दफ़ा कोई नया नज़रिया, नया माटो लेके आए हैं। वो किस तरह लोगों को दीवार के साथ लगा के आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी हैरानकुन बात है। चूँकि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि उनको अपनी तवज्जो पाकिस्तानियत के ऊपर मरकूज़ करनी चाहिए। कोई पाकिस्तानी जमात इस्लामी का होगा, कोई किसी पीपल्स पार्टी का होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलम मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में लहरा रहा है। ये एक हकीकत है। पंजाब हो, KP हो, GB हो और आज़ाद कश्मीर हो, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और मैं ये कहूँगा कि विद सम एक्सटेंट बलूचिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिंध के अंदर हाँ पीपल्स पार्टी की सब हुकूमत है, लेकिन आपने देखा कि कराची और हैदराबाद के अंदर मेजॉरिटी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं, और ख़ुसूसी तौर पे कौमी असम्बली में आप जो हमारी डोमिनेशन है। तो ये पार्टियों की हुकूमतें आती भी हैं, जाती भी हैं। हम नहीं कहते कि जो आज बैठा हुआ है वो कल सारी उम्र के लिए हम जहाँ पे आए हैं तो वो यहाँ रहेंगे। ये जगह हैं, ये इस मुल्क की हैं, पाकिस्तान की हैं, और पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी बन के आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी जो रवैया है, मतलब है उनको तवज्जो के लिए, ये मैं चूँकि जुमले के तौर पर यूज़ किया करता हूँ कि रूहानी, तो कोई रूहानी से मुराद ये नहीं है कि मैं उनको पीर कह रहा हूँ। मैं बुनियादी तौर पर उनके सियासी नज़रिए की तरफ तवज्जो मबज़ूल करा रहा हूँ कि सियासी बालिदगी और बालग नज़री का मुजाहरा कीजिए और मुल्क की तरफ देखिए। ये मुल्क ऐसे ही नहीं है, मजाक नहीं है, ऐसे नहीं मिल गया था हमें, कि बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। और इस मुल्क के अंदर कोई कोस्तानी होगा, कोई चित्राली होगा, कोई मुजफ्फराबादी होगा, कोई पुंछी होगा, बट हैं सारे के सारे पाकिस्तानी। हम पाकिस्तान की बुनियादी इकाई हैं, हमारे साथ हमें दीवार के साथ ना लगाएं। आप पैसे अगर देंगे, देने होंगे आपको, या आपको अपनी जेब से नहीं दे रहे। इन लोगों को तनख्वाह कौन देगा? ये जब सड़क पे बैठेंगे तो कौन तवज्जो करेगा इनको? आपको ही तवज्जो आके फिर निगोशिएट करिए इनसे। ये मेरे बाएं दाएं जो बैठे, मैंने बजट के दौरान इनको कहा कि लोगों को तसल्ली दे। हमें लोगों ने बुरा भला कहा, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, उनको इल्म, जब उनको हमारे बारे में पता चलेगा कि हम इन नामसाइद हालात में कितने बड़े दिलेराना फ़ैसले, वो अल्लाह पाक ने इस सरज़मीन को ये तौफीक बख्शी हुई है कि इस सरज़मीन में पैदा होने वाला डर नहीं सकता। तो इसलिए हम पाकिस्तान के वो सिपाही हैं कि हम ये कहते हैं कि हमसे गुजर के कोई हमारे मुल्क की तरफ जा सकता है। तो हम इन सियासी नज़रियात से कोई हमें डरा सकता है कि हमें पैसे नहीं देंगे तो हम डर जाएंगे, हम जाके घुटने टेकेंगे उनकी। तो बुनियादी तौर पे यहाँ हमारी तरफ GB में भी मैंने अभी जब पूछा अपने भाई से, वो बताना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की ज़्यादतियाँ, इधर माजिद भाई बैठे, इन्होंने 2-4 दिन पहले भी बात की थी, अभी कल परसों से। फिर मुझे ये बताइए कि जो 500 अरब हमारे लिए अनाउंस किया गया था, आप प्रेस की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, आप 25-26 अरब की ADB के अंदर आप मुझे बताएं कि आज़ाद कश्मीर में क्या बदलेंगे, कहाँ से बदलेंगे, ये लोग किधर जाएंगे, मतलब कैसे यहाँ के हालात बदल सकते हैं? मुझे ये बताइए कि एक अच्छी रोड अगर यहाँ लेके आनी है, हमारी सड़कों की हालत देखें, हमारी बिजली के हालात देखें। इसके लिए ये कि वो 500 अरब जो अनाउंस हुआ था, उन्हें ये चाहिए था, हमने उसका PC1 जमा कराया हुआ है। वो कहते हैं जी बिल्कुल आपको मिलेंगे। हमें टिका जवाब दे दिया कि चिट्ठी भेज दी गई कि नहीं जी, ऐसी चीज़ें नहीं मानी जा सकती। मैं अगर वहाँ पे होऊंगा किसी और जगह पे, अगर ये नून वाले किसी जगह पे होंगे, मैं इनकी इस तरह वकालत कर सकता हूँ। मुल्क के जो चीज़ें हैं, ये पैसे मुल्क के हैं, मुल्क के लोगों के लिए होते हैं और उनको मिलने चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी तामीर और तरक्की के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अभी बुनियादी चीज़ों के ऊपर ये लोग, एजुकेशन का शोबा हो, कम्युनिकेशन का शोबा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनके पास कुछ भी नहीं है। जो अभी इन्होंने मुझे बताया कि इनके पास भी जो हालात हैं, तो उसमें ओवरऑल देखें, जो बड़ा होता है उसके दिल भी बड़ा होना चाहिए। फिर तसव्वुराती बड़ा होने से तो बात नहीं बनती। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चूँकि उनको ये होना चाहिए कि मैं पूरे पाकिस्तान का वाली वारिस हूँ, तो मुझे तवज्जो करें जी। इमरान खान साहब ने यहाँ PMLN की हुकूमत को एक्स्ट्रा पैसे दिए, रिकॉर्ड पे। आप लोग देख लीजिए कि भाई जब वो पैसे एक्स्ट्रा दे रहे थे,
उसको तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही थी। ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा होता है, ये पाकिस्तानियों का पैसा होता है, कोई अपने घर से नहीं लेके आता। तो ये तवज्जो मबज़ूल करने के लिए था। ये थोड़ा सा हो सकता है कि उसमें मतलब लहजा मेरा वो हुआ हो, लेकिन वो लहजा आप लोगों के ये इस महफिल के लिए नहीं है, जहाँ पे है वहाँ पहुँचेगा। लेकिन गुजारिश ये है कि आप तलखी लोगों के, चूँकि हमें ज़िम्मेदारी है इन लोगों की। अब अगर हम इन लोगों के लिए ना करते तो आप ये बताइए कि जो यहाँ पे आपके ये जो मल्लमीन अभी मुझे वफ्द आया, ये दीवान साहब कहने लगे कि मैंने कहा जी जो हालत मैंने देखी थी, इन्होंने कहा जी सुबह मेरे घर आए तो मैं रो पड़ा। यहाँ भी उनके उस ऐसे लोगों के साथ जो जहाँ पे आप देखें कितने एक लोग हैं जो बड़े बड़ी पोस्टों के ऊपर बैठे हुए, वो बेचारा ज़िंदगी और जान का वो रिश्ता बरकरार किए हुए है। तो जो ज़िंदगी और जान का उसका रिश्ता है उसको तो रहने दे खुदारा, ताकि ये बंदे। अब हमारे पास वो कहते हैं कि बैलदारों के पैसे नहीं हैं, इधर जाएँ तो ये छोटे छोटे मुलाजम, मतलब है कि वो बेचारे पहले ग्रेड में दूसरे ग्रेड में है, तो ये बंदा जीना छोड़ दे। अब उसके लिए यह है कि वफाकी लेवल पे इस वक्त इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी की वजह से 7,000 ट्रिलियन की कलेक्शन है। 7,000 ट्रिलियन में हमें 3.6 के हिसाब से पैसे देते, 250 अरब है। 250 अरब ना दो भाई, 80-90 दे दो, 100 दे दो, बाकी रख लो। अब देखें कि वो बिल्कुल जवाब दे रहे कि नहीं दे रहे। और इससे मैं मज़े की आपको बात बताऊँ कि टच से मस नहीं हो रही, हमारी बात उन तक नहीं जा रही, आप हमारे भाई पहुँचा नहीं पा रहे, हमारी तरफ तवज्जो क्यों नहीं कर रही है, हमारे लिए हैरान कुन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ का जो रहने वाला है ये पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान का ये मैं समझता हूँ कि फ्रंट लाइन सिपाही है। ये अपने पैसे लेगा जो इसका हक है। कितने के लेता, कितनी एक ऐशी करते हैं। आज़ाद कश्मीर के निज़ाम में मुझे बताएं कितने अल्ले तल्ले, कितने यहाँ पे कुत्ते मक्खन खाते हैं। तो जो हालात हैं यहाँ पे इन पहाड़ों के दरमियान, तो उसकी तरफ हमें ये देखना चाहिए। और उसमें यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहिए कि कायदे पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह 2 हफ्तों में आपके और हमारे दरमियान मुज़फ़्फ़राबाद में होंगे। और हम ये कहना चाहेंगे कि ये ऐसा फ़क़ीदुल मिसाल जलसा होगा, फ़क़ीदुल मिसाल प्रोग्राम होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख़ में ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ होगा। जलसे जहाँ दीवान साहब से ख्वाजा साहब कड़ी जगह सेलेक्ट करनी है, लेकिन मैं ग्राउंड तो सर यूनिवर्सिटी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड से बड़ा होना चाहिए, वो तो छोटा वो इन्होंने समझाओ शाह जी, ये आपने ठीक जिम्मेदारी है शाह जी, तुझे रूहानी गल की शाह जी तो जाके काफ़ी पेंसिल पकड़ लिए ना, ये ऐसा बंदे पूरे कर बंदे बंदे तुझे साढ़े से छड़। मैं आपका भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपको इंतज़ार भी करना पड़ा। अगर खालिद भाई कुछ कहना चाहेंगे, चूँकि मेरा भाई वाला रिश्ता है इनके साथ, वो एक्चुअल भाई वाला रिश्ता है। तो यहाँ पे आपने माजी में भी देखा मेरा इनके साथ जिस तरह, और आने वाले टाइम में हम अगर एक दूसरे के किसी हद तक मसाइब में, मैं इस हालात में भी चूँकि हमारे दिल बड़े हैं, हम जीबी की किसी मैं समझता हूँ कि नुकसान में कमी लाने में, इनके दुख और तकलीफ़ के कमी लाने में, किसी फाइनेंशियल बर्डन के उठाने में हम इनके काम आ सकेंगे तो हमें खुशी होगी। हमारे दिल बड़े हैं। मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब से भी हमारी तवक्को ये है, ज़रा दिल में बड़ा करो, कुछ नहीं होता, तवज्जो रखो, पाकिस्तान का पैसा है, आपका नहीं है। गुजारिश ये है पाकिस्तान की तरफ देखें। ये जीबी और आज़ाद कश्मीर की फसली नहीं है। यहाँ इस वक्त जो लोगों के मसाइल हैं, आप देखें वो जो बकरवाल हमारे, वह फिल्म को देखने के बाद, फ़ोटो देखने के बाद भी फ़ोन ना आए, बंदा इंसान के अंदर जिसमें थोड़ा सा एहसास दिल होता है, बंदा रो नहीं पड़ता। इस पर क्या गुजरी होगी। इस वक्त जितने आपके जो लाइफ स्टॉक के हवाले से जो नुकसान है, बाकी छोड़े, ये जो ज़िम्मेदार होता है उसकी कुल मता होती है, वो 2 गाय तो 2 भैंसे तो ये मैं आपको बताऊं। लेकिन समझाने वाला उन्होंने समझाया ना, क्योंकि बंदा उस आँख नाल देखे तो सही, छत तो लाए तो सही, ऊंचाई से नीचे आए तो सही। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। ये अपना इधर कला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब और जितने भी मिनिस्टर्स हैं आपकी कैबिनेट के और माउनीन हैं और जो साफ़ी हज़रात हैं, सबको मेरा सलाम। मैं शुक्रिया अदा करूँगा सरदार साहब का। एक तो इनका जो मिलने का ये अंदाज़ इतना दोस्ताना होता है कि इंसान
हर दिन इनका गर्विदा होता जाता है, और जिस हिसाब से हमारा आपस का एक ताल्लुक़ बनता जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो पिछले 70 साल से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बीच में जिस ताल्लुक़ जो एक मुस्तहकम ताल्लुक़ होना चाहिए था, और उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कमी रही है, और जो शायद दोनों तरफ के कायदीन की एक कोताही रही है, तो शायद सरदार साहब आपकी मौजूदगी में हम पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं, और आने वाले जो साल हैं उसमें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मोहब्बतें हैं दोनों तरफ के लोगों में, तो उसके लिए कोई एक ऐसा वर्किंग रिलेशन और कैसा नेटवर्क हम बना दें कि वो एक राब्ता एक मुस्तकिल कायम हो। और उसमें सबसे पहले जो अभी भी आप बात भी कर रहे थे शोंडा टनल की, कि पहला हमारा ज़मीनी राब्ता कायम हो सकता है। जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती बात है तो मुज़फ़्फ़राबाद मेरा दूसरा घर नहीं है, मुज़फ़्फ़राबाद मेरा पहला घर है, और मैं पहले भी बहुत आता रहा इधर, और मेरी बिल्कुल रूहानी निस्बत भी है। और जो कश्मीर है, कश्मीर के औलिया का बचपन से सुनते आ रहे हैं, और दुआ ये है कि अल्लाह इस धरती का जो फेज़ है वो जारी सारी रखे, और इसको जो अज़मतें हैं अल्लाह उसमें हमेशा हर आए दिन बढ़ोतरी और तरक्की देता रहे, और इस मुल्क को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात की हमारे साथ जो सलूक वफाकी हुकूमत कर रही है, तो मेरी तफसील से 2-3 मीटिंग्स भी इनके साथ हुई हैं। जो अफसोस ये होता है कि एक ऐसा ख़त्ता गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जिसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, तो और वजह क्या है? वजह ये है कि मसला कश्मीर है जो यूनाइटेड नेशंस के टेबल पे पड़ा हुआ, वहाँ पे हमारी कुछ कमिटमेंट्स हैं जिनकी वजह से हम उस आइनी दायरे-कार में हम नहीं ले पा रहे हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को। तो एक तरह के ये कुर्बानी है आज़ाद कश्मीर के लोगों की, मैं समझता हूँ, और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की। एक ख़ामोश जहाद है, और हर हुकूमत ने इस खत्ते को हमेशा एक मखसूस नज़र से देखा और जितना हो सके ख्याल रखा। बेशक वफाक में पाकिस्तान के बड़े कोई आला मुआशी हालात नहीं रहे, पैसे की कभी रेल पेल नहीं रही, जो भी हुकूमत आई हमेशा किसी न किसी सूरत हाल में क्राइसिस में रहे। लेकिन अगर कोई हुकूमत जब जितना भी बड़ा क्राइसिस हो तो उसने कभी भी मतलब अगर कोई दे ना सके तो काटा नहीं। ये पहली हुकूमत है जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और AJK को बिल्कुल दीवार के साथ लगाया, और ये एक अपने मज़मूम एजेंडे में है। एक तो होती नाअहली, और एक कोई हुकूमत आती है जिसका कोई मखसूस एजेंडा होता है कि कमज़ोर जो छोटे यूनिट्स हैं उनको बिल्कुल कॉर्नर किया जाए और उनको तबाह बर्बाद किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन की इंतहा की जाए और लोगों को आइसोलेट किया जाए, तफरीक बढ़ाई जाए मुल्क के अंदर। मेरे ख्याल में ये इनका एजेंडा है। वरना गिलगित बल्तिस्तान और AJK के साथ आप इनके बजट उठा के देख लें, इनको मिलता क्या है। हमने NFC के शेयर की कैलकुलेशन गिलगित बल्तिस्तान की तो इस वक्त हमारा रिकरेंट 47 बिलियन है, और ADP इस वक्त पहले साल 16 थी, तो इस दफ़ा इन्होंने मेहरबानी करके 12 अरब कर दी, 4 अरब काट दिए लोकल ADP का। और NFC में अगर आज गिलगित बल्तिस्तान होता तो 160 अरब रुपए से ऊपर होता। तो एक ऐसा खत्ता, ऐसे लोग जो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में नहीं है, वजह यह है कि अपने कश्मीरी भाइयों के लिए वो कुर्बानी देने के लिए तैयार और उस मकसद के लिए लड़ है। तो ऐसे में वफाकी हुकूमत का क्या काम होता है कि कोई भी हुकूमत है, इन दो खित्तों का उन्होंने माँ से बढ़ के ख्याल रखा। तो ये मैं फिगर्स दे रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि 160 अरब ही आप दे दें NFC का कैलकुलेट, हालांकि वो अगर वफाक आइनी दायरे-कार में होता तो GB का यही हक होता। आप ये ना देते, लेकिन 16 अरब जो आपने काटे वो ना काटते। अच्छा, फिर उसके बाद पिछले साल 7,000 अरब रुपए का बजट पेश हुआ, इस साल 9,000 मेरे ख्याल में 500 के 600 अरब रुपए का बजट पेश हुआ। तो जितने भी सूबे हैं जो NFC में, उनका बजट तकरीबन 20 से 25% बढ़ा।
तो जीबी और एजेके का क्या कसूर है? इनका बजट ना बढ़ना ही ज़्यादती है, और अगर आप ना बढ़ें तो ज़्यादती है, और इस ज़्यादती पे आप इनका एग्जिस्टिंग बजट काटें तो क्या हाल हो? तो फिर ये हम हक पर जाने पर कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसलिए है कि ये कोई मखसूस एजेंडे पे आई है, मखसूस एजेंडे पे आई है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि यहाँ पर जैसे PMLN की गवर्नमेंट थी तो वफाक ने सपोर्ट की, तो हमारी तरफ भी PMLN की गवर्नमेंट थी और उनको भी PTI की गवर्नमेंट ने, खान साहब ने, असद उमर साहब उस वक्त PND के मिनिस्टर थे, तो 2 अरब का PSDB का पोर्टफोलियो 5 गुना बढ़ा के 10 अरब कर दिया। तो ये PTI का रवैया था और ये अब इनका रवैया रहा, और इतने मुश्किल हालात। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ मुल्क में सहाफ़ियों ने, जितने तज्ज़ियाकारों ने, जो तज्ज़ियाकार हैं उन्होंने देखी एक चीज़, और वो है कि अवाम का खड़ा होना, अपने कायद के साथ खड़ा होना। आप पंजाब के इलेक्शन में देखें, जो इनके तज्ज़ियाकार के जितने तज्ज़िये थे ख़राब निकले, गलत निकले, और कौम ने अपना एक लीडर चुन लिया है, जो मैं समझता हूँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बाद पहली दफ़ा को लीडरशिप मिली है। और अगर अल्लाह किसी कौम पे करम करना चाहता है, जो हमने बचपन से एक सबक सुना है, तो वो ये है कि अल्लाह उसके लिए अच्छे हुक्मरान देता है या अच्छे लीडर दे देता है। तो पिछले आप 30-40 साल के लीडर्स को देख लें, तो फिर आपको रब की मर्ज़ी पता चलेगी कि पाकिस्तान या हमसे कोई कोताही होगी तो किस किस्म की लीडरशिप मिली है। तो आने वाले टाइम के लिए जो लीडरशिप मिल रही है, और जो एक जज्बा, जब मैं यूथ में मैं मिलता हूँ हमेशा, तो और यूथ से हट के वो लोग जिनको कभी पाकिस्तान की सियासत के साथ इंटरेस्ट नहीं रहा, बल्कि वो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए अपने आप को गैर सियासी बनाते थे, वो सब भी अब शामिल हैं। और एक उम्मीद मैं उनकी आंखों में देख रहा हूँ, शायद ये वही उम्मीद थी जब हमारे बुज़ुर्ग GB की आज़ादी के लिए लड़े, या बरसगीर पाक और हिंद के मुसलमान पाकिस्तान के लिए लड़े, कि एक उम्मीद है कि पाकिस्तान में कुछ शायद अच्छा होने जा रहा है, शायद जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क बनाया वो मकसद हमारा पूरा होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि ये जहाँ पर पूरे मुल्क के लिए अहम है, वहाँ गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लोगों के लिए भी अहम है कि ये शायद आने वाला जो टाइम होगा वो फैसला कुन घड़ी होगी। और इसमें मैं चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक हकीकी लीडर का किरदार अदा करें, और हम सब इनके साथ हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हमारे जितने भी कायदीन हैं, कश्मीर के जितने भी कायदीन हैं, आने वाले वक्त की तैयारी करें कि वो वक्त होगा शायद उसमें जब अल्लाह इस तरह का लम्हा ले आता है, तो कोई बईद नहीं कि शायद कश्मीर का फ़ैसला हो जाए, और कोई बईद नहीं कि हम AJK और GB के जो लोग हैं उनके लिए कोई बड़ा बेहतर फ़ैसला कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि जो हमें बड़ी आसानी है, मैं पहले भी कहा, जो मखसूस इनका अंदाज़ है प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आने वाले दिन हैं वो बड़े बेहतरीन दिन होंगे GB और कश्मीर के ताल्लुक़ में। उसमें सबसे पहले हमारी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि पहला हमारा ज़मीनी राब्ता कायम हो जाए AJK और GB का शोंटर टनल के साथ। दूसरा, बिल्कुल बेहतरीन हमारी एक गुफ्तगू रही थी, तो हम तो अब वापस जाके पहला ही आपको लेटर लिख रहे हैं जनाब वज़ीर आज़म साहब कि आप आएँ और जगह पसंद करें अपनी पसंद से, और वहाँ पे आप कश्मीर हाउस बनाएं और आप लोग आएँ, विज़िट करें, और हमें जो जहाँ जगह मिलेगी हम फिल फॉर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, ताकि गिलगित बल्तिस्तान की एक निशानी AJK में हो जाए। और उसके अलावा भी मैं चाहूँगा कि हमारे और आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो साथ बैठ जाएं और मुश्तरकात पे काम करें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसमें हम लोग मिल के काम कर सकें। कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लोगों को आपस में मिलना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर के मसले की वजह से हम लोग पाकिस्तान के दूसरे जितने भी सूबे में जो लोग हैं उस तरह की हम एक्टिविटी नहीं कर सकते। मुआशी मामलात में हम महदूद हो जाते हैं, सियासी मामलात में हम महदूद हो जाते हैं। तो हमारी आवाज़ में जो दर्द होता है
या श्रीनगर का बंदा आके बता सकता है कि क्या मसाइल हैं, या AJK का मसला बंदा बता सकता है, या GB का बंदा बता सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अब कश्मीर का मसला बजाय वफाक या फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर छोड़ने के, हम खुद इसके अलमबरदार बने, उठें, इस पर बात करें। अपने साथ जितने भी लोग हैं जो इस तहरीक पे हमारा साथ दे सकते हैं, और जो इंडिया के अंदर जो कश्मीरी भाइयों के ऊपर जो मज़ालिम हो रहे हैं, तकरीबन 1 लाख से ऊपर कश्मीरी अपनी जानें दे चुके हुए हैं। मैंने जो इस वक्त जब UN काउंसिल UN सेक्रेटरी जनरल जब आए थे, तो हमने कोशिश भी की थी कि हमारी मुलाकात हो जाए, और एक तो ये था कि GB जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डैमेज हो रहा है उसके ऊपर हमने बात करनी थी, और दूसरी चीज़ हमने बात करनी थी, बल्कि मुझे ये बात याद आई, ये बड़ी हमारी इम्पोर्टेंट बात है कि हम जिस खत्ते से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे हमें ना डेवलपमेंट पार्टनर्स आते हैं बड़े, ना हमारे पास कोई INGOs आती हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है ये डिस्प्यूटेड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात करें कहता है वो डेवलपमेंट वो है। तो हमें चाहिए कि हम UN के सेक्रेटरी जनरल से जाके बात करें कि एक तो ये हम जिस खत्ते में हैं वो एक इतना खुसूसी एक इलाका है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो डैमेज हो रहा है इसके ऊपर इसकी एक स्पेशल हैसियत डिक्लेयर की जाए, और दूसरा UN एजेंसीज़ के फंड्स के ऊपर ये टॉप प्रायोरिटी हो AJK और GB के। बाकी तमाम प्रोविंसेस या बड़े बड़े कई ममालिक हैं जिनको ये बजटरी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर UN एजेंसीज़ भी इधर GB के अंदर नहीं आएंगी तो हमारे लिए एक बड़ा वैक्यूम हो जाएगा जो फाइनेंशियल सपोर्ट हमें मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ काम करने के लिए बहुत हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप GB और AJK की काफ़ी चीज़ों के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली देखेंगे, और ये होगी अवाम के लिए, इलाके के लिए, सियासत से हट के। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी हरीफ हैं GB में, PMLN है, PP है, PDM की जितनी पार्टीज़ हैं और इधर भी हैं, वो सब भी, उनको भी दावत है कि GB और AJK के जो अवाम के लिए बेहतरी के लिए और मिल बैठ के और इनकी इंटरकनेक्टिविटी के लिए हम जो भी काम करें वो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब का बहुत शुक्रिया।